अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। बिजली के बिलों के खिलाफ गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी एहतजाज में कमी नहीं आ रही। आज भी मुख्तलिफ शहरों में आम शहरियों और ताजरों ने इस एहतजाज में भरपूर शिरकत की, बिजली के बिल जलाए और फौरी रिलीफ का मुतालबा किया। अपने हक के लिए निकले, जब तक हमारा हक नहीं मिलता जालमाना टैक्स वापस नहीं होते। 25,000 रुपए बिल आया, मोटरसाइकिल बेच के मैं अपना बिल अदा किया। बिल 11,000 आया, मैं और बच्चे की रोटी कमावा या बिल तारा। 1,25,000 बिल आ गया, बंदा वो क्या करे। लास्ट मंथ भी 18-19,000 का बिल था, इस दफा भी 18-19। अब गरीब आदमी है, वो बिल भरे या रोटी खाए या क्या। 50 यूनिट का है, तक पौने 4,000। 30,000 रुपए सैलरी है, बिल आ गया है इस बार 22,000 रुपए का। मुआशी बहरान के सताए अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, मगर निगरान हुकूमत अभी तक रिलीफ के हवाले से फैसला नहीं कर सकी। निगरान वजीर खजाना के मुताबिक मुआशी सूरत हाल अंदाजे से कहीं ज्यादा खराब है। सब्सिडी की गुंजाइश ही नहीं है, यहाँ तक के बिलों की वसूली को मौखर करने की तजवीज़ पर भी IMF की रजामंदी का इंतजार है। निगरान हुकूमत अवामी एहतजाज और IMF के दरमियान सैंडविच बनी हुई है। आज FBR और IMF हुकाम के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात हुए। IMF ने हुकूमत से तहरीरी प्लान तलब किया और सवालात किए कि बिजली बिलों में रिलीफ से टैक्स वसूलियों में कितनी कमी होगी। मज़ीद ये भी कि अगर बिजली बिलों में टैक्स कम किया जाए तो ये कमी कहाँ से पूरी की जाएगी। याद रहे कि इत्तेहादी हुकूमत ने बजट में 9,400 अरब का रेवेन्यू टारगेट दिया था, जिसमें बड़ा हिस्सा बिजली और पेट्रोल की कीमतों से हासिल टैक्सेस की मद में वसूल किया जाता है। IMF शराइत की वजह से ही गुज़िश्ता हुकूमत ने जुलाई में जाते जाते बिजली की कीमत में 7.5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा किया था। फिर गुज़िश्ता हफ्ते सहमाही एडजस्टमेंट में 5.5 रुपये का इजाफा हुआ। अब कहा जा रहा है कि दिसंबर में मजीद 4 रुपये 35 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा होना है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, IMF को ये प्लान देने वाली हुकूमत में शामिल जमातें इन इजाफों से लाताल्लुकी का ऐलान कर रही हैं, बल्कि एहतजाज की धमकियाँ भी दे रही हैं। बिजली के बहरान के हवाले से एहतजाज कहीं फसादात में तब्दील ना हो जाए। अगर इक़दामात नहीं किए गए फौरी तौर पर, ना सिर्फ हम उनके एहतजाज का हिस्सा बनने में मजबूर होंगे, बल्कि हमें खुद इस हवाले से किसी इक़दामात का ऐलान करना पड़ेगा। मैं AC में बैठने वाले उन ब्यूरोक्रेट्स हजरात से पूछता हूँ कि जाके देखें आधे मरने के घर में लोग रहते कैसे हैं। अब पंखा भी ना चलाए गरीब आदमी, पंखा चलाने का वो 35,000 रुपया कहाँ से दे दे, कहाँ से दे ये गरीब अवाम आपको पैसे। नहीं है पैसे अब लोगों के पास, नहीं लोगों की हिम्मत रही, नहीं लोगों को हम अनरेस्ट से रोक सकते, सिविल वॉर से नहीं रोक सकेंगे आप। फिर अगर यही हालात रहे तो फिर इस रियासत के अंदर कई रियासतें बनेगी। शायद यही वजह है कि निगरान वज़ीर इत्तलात को रियलिटी चेक देना पड़ा। सवाल यह है कि बिजली की कीमतों में होने वाले होशरुबा इजाफे का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि मामला सिर्फ बिजली कीमतों का नहीं। ट्रेडिंग इकनॉमिक्स के आदाद और शुमार के मुताबिक पाकिस्तान महंगाई से मुतासरा ममालिक में जो आलमी सतह पर 18वें नंबर पर है और एशिया में पाकिस्तान का चौथा नंबर है। 2 दिन बाद अगस्त के महंगाई के नंबर आने हैं। पेट्रोल और बिजली कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई की शरह मज़ीद ऊपर जाने का इम्कान है। इसके अलावा चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस हवाले से भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे। आगे जाके आपसे कुछ इंपॉर्टेंट मालूमात शेयर करेंगे। क्या इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर साबिक हुकूमत में शामिल कुछ जमातें फौरी इलेक्शन के ख़िलाफ़ हैं, अगरचे इसकी वजह नई हल्का बंदियों को करार दिया जा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या इलेक्शन का इनेकाद मुआशी बहरान के हल में मदद दे सकता है। दूसरी तरफ साइफर केस में चेयरमैन PTI के रिमांड में 13 सितंबर तक तोसी हो गई है। इन तमाम इशूज़ पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे। तहरीक इंसाफ से सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए तवानाई भी हैं। ख्वाजा इजहार साहब हैं, सीनियर रहनुमा MQM के। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहबा हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इन तीनों से हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इन इशूज़ को डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। शर्मिला फारूकी साहबा, मैं ज़रा आपसे स्टार्ट करना चाहता हूँ डिस्कशन को। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो बिजली के बिलों का हाल है, जो आवाम बेहाल है, जो महंगाई शंगाई ये सब अपनी जगह चल रही हैं चीज़ें, लेकिन पेट्रोल प्राइसेस और बिजली जहाँ जा रही है
महंगाई तो अब हमें पता है कहाँ जाके रुकेगी। ये IMF मुआहदे के बाद बिलावल भुट्टो साहब ने हमें बताया था कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, लेकिन ये तो अवाम को डिफ़ॉल्ट होने से तो अब कोई नहीं बचा पा रहा, जो इस वक्त अवाम का हाल हो गया। जी शुक्रिया अब्बासी साहब। देखिए ये जो हाइक है दिस इज़ अनडिफेंडेबल, मतलब इस पे किसी किस्म की भी कोई इसको डिफेंड नहीं कर सकता, वेदर ये IMF की कंडीशनैलिटीज़ के बाद की बात है या कोई और वजह है या लाइन लॉसेस की वजह से है या सर्कुलर डेट की वजह से, इर्रिस्पेक्टिव इतनी महंगाई और बिजली की नरखों में इस हद तक इजाफ़ा ये आवाम का गला घोट देगी और इसको कोई शख्स डिफेंड नहीं कर सकता, ना ही करेगा। क्योंकि देखिए सर्कुलर डेट का इशू एक देरीना इशू है, उसको आपको मैनेज करना है और मैनेज करना चाहिए था। इसी तरीके से लाइन लॉसेस हमें मालूम है कि 22 से 25% लाइन लॉसेस होते हैं, कहीं जगहों पे इससे भी बढ़कर है, कुछ जगहों पे थोड़ा कम है, लेकिन चूँकि ट्रांसमिशन लाइंस पुरानी है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, नई शर्मिला साहब ये तमाम चीज़ें हम जानते हैं, अवाम भी अब ये बातें जानते हैं। मेरा बड़ा सिंपल आपसे सवाल है कि जब आप हुकूमत में थे तो आप अवाम को सब्र करने की तलकीन कर रहे थे, अब आप क्या कहेंगे? अभी भी अवाम सब्र करें या फिर एहतजाज करें सड़कों के ऊपर? देखिए एहतजाज तो हो रहा है और होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे, आवाम को फौरी रिलीफ देना पड़ेगा, वरना ये जो हम लोगों की ख़बरें सुन रहे हैं कि लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं और जिस तरीके से आवाम पिस रही है कि अगर 25,000 रुपये आपकी पूरी तनख्वाह है और 40,000 रुपये का बिजली का बिल आया तो आप तो लोगों का जीना महाल कर चुके हैं ना। ये तो तरीक़ेकार ही नहीं है, इस तरीके से तो आवाम का जो जीना है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो इस पे तो एहतजाज होगा और एहतजाज होना चाहिए और गवर्नमेंट किसके खिलाफ होगा ये एहतजाज? रिलीफ देना चाहिए। दैट इज किसके खिलाफ एहतजाज होगा? जाहिरी बात है जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है जो करते धरते हैं। तो इंटरिम गवर्नमेंट वाले तो बता रहे हैं कि ये जुलाई के बिल हैं जो अगस्त में आए हैं, हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है, बताने की जरूरत भी नहीं है किसकी हुकूमत थी, ये तो जुलाई के बिल हैं जो अगस्त में आए। देखिए अगस्त के बाद, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर जुलाई के बिल्स हैं जो अगस्त में आए तो अगस्त के फिर सितंबर में भी आएंगे और बढ़ते ही चले जाएंगे ना, कम तो नहीं होने वाले। और अगर जुलाई के अंदर बिल्स आए हैं तो उस वक्त भी हम उनके वुज़रा को कहते थे जो इस कंसर्न मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे कि इसके ऊपर आपको कोई लायमल बनाना पड़ेगा, आवाम को कुछ रिलीफ देना पड़ेगा। ओके, कंसर्न मिनिस्ट्री का तो मसला नहीं है, पूरी हुकूमत पे ऊपर ये ओनस आता है। ख्वाजा साहब मुझे ये बताइएगा, हर एक वज़र बिल्कुल है, ख्वाजा साहब मुझे ये बताइएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस कंसर्न मिनिस्टर को जाने दें। तो आपके ख्याल में खुर्रम दस्तगीर साहब इन हालात के जिम्मेदार हैं? कंसर्न मिनिस्टर को तो लेकर आए टीवी पे। आपके नज़दीक खुर्रम दस्तगीर साहब इन हालात के जिम्मेदार हैं जो आज इस वक्त बिजली के बिलों की सूरत में मुश्किलात का सामना है? शर्मिला साहब अब आपको आवाज नहीं जा रही मेरी। ख्वाजा साहब जी मैं अब आता हूँ आपके पास जरा। मैं आपने तो एक खुर्रम दस्तगीर साहब पे चार्जशीट दे दी। दस्तगीर की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स। देखिए नहीं चार्जशीट की बात नहीं, चार्जशीट तो पूरे पाकिस्तान की आवाम दे रही है ना, लेकिन ना जवाब तो ये खुर्रम दस्तगीर इज होल सोल रिस्पांसिबल फॉर, हम तो नहीं चला रहे थे। ओके ठीक है फाइन। और देखिए ऑफ कोर्स द इंटायर कैबिनेट की रिस्पांसिबिलिटी और प्राइम मिनिस्टर की रिस्पांसिबिलिटी आती है, लेकिन ऑफ कोर्स जो शख्स या जो वजीर उस वजारत को चला रहा था उसकी तो सबसे ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटी आती है। कलेक्टिवली तो आप पूरी काबीना को रिस्पांसिबल कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग वज़रा इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने परफॉर्म करना होता है। ख्वाजा इज़हार साहब क्या आप ये जिम्मेदारी लेंगे क्योंकि आप भी उस हुकूमत का हिस्सा थे जिस हुकूमत ने जब टैक्स टारगेट सेट किए, जब बिजली का टैरिफ बढ़ाने के लिए हामी भरी और जब हमें बताया कि चूंकि ये IMF की कंडीशंस हैं ये सब कुछ करना पड़ेगा, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जो अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि शर्मिला साहबा कह रही हैं कि ये वजारत जिसके पास थी वो जिम्मेदार हैं इन बिलों को ऊपर करने में, महंगाई करने में। आदिल भाई ये मौजू ऐसा है कि मैं इसमें पॉलिटिकल वर्कर के साथ सबसे पहले मैं एज ए शहरी पाकिस्तान का मैं यहाँ आपसे मैं बात कर रहा हूँ। हर वो जमात बशमूल मेरी जमात के
वो इस क्राइसिस का अपने शेयर के हिसाब से जिम्मेदार है। ये बिल्कुल एक लेम एक्सक्यूज है। मादरत के साथ शर्मिला मेरी लर्नेड फेलो काफी पुरानी कोलीग है, पॉलिटिशियन है। ये एक लेम एक्सक्यूज है। पिछले 20 साल से आप देखें किसी गवर्नमेंट ने कोई टैरिफ कम नहीं किया, बढ़ा ही चला जा रहा है, बढ़ा ही चला जा रहा है। और पेट्रोल और बिजली ये तो हमारे साथ दो ऐसे जानी दुश्मन बन चुके हैं ये इदारे कि ना ये हुकूमत से संभल रहे हैं। और जो इस वक्त बात गरीब आदमी की हो रही है, भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिजली के बिल से परेशान हूँ, मैं बिजली, बच्चों की स्कूल में फीसें बढ़ गई है, मैं परेशान हूँ, मेरी मेडिकल एक्सपेंडिचर बढ़ गए, मैं परेशान हूँ। मुझे सोचना पड़ता है कि भाई मेरी गाड़ी निकलेगी तो मुझे कितने किलोमीटर जाना है और कितना उसमें डीजल या फ्यूल खर्च होगा। मेरे घर में बिजली चली जाए तो मुझे जनरेटर में ऑयल की फिक्र है। मैं आपको बता रहा हूँ, आम आदमी जो हमारे पास एक दो लोग मुलाजिम हैं, मैं तो उनकी वजह से परेशान हूँ कि वो गुजारा कैसे कर रहे हैं, वो किस तरह उनको हम फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, ये सारी जमातों का कसूर है। इस मुल्क की पॉलिसी बनाने के लिए, आम आदमी की पॉलिसी बनाने के लिए कोई किरदार किसी ने अदा नहीं किया। ये वजीर आजम फिर आ जाएंगे। और जो सबसे ज्यादा कसूर है, वजीर से लेकर वजीर आजम तक, मेंबर कौमी असेंबली से लेकर सूबाई असेंबली तक, हर शख्स कसूरवार है। अब क्या हो सकता है, जिसका हिस्सा कम है वो शोर शराबा कर लेगा, एहतजाज कर लेगा, बाइकआउट कर लेगा, जो कि छोटी जमातें नॉर्मली कर लेती हैं। लेकिन हल किसके पास है? हल तो किसी के पास नहीं है। एक कलेक्टिव विजडम होना चाहिए था, कलेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए थी। आवाम का हाल आप देख रहे हैं, अभी केपीके में 5 भाई ने एक दूसरे को मार दिया कि भाई मेरा पोर्शन ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करता था, तेरा पोर्शन इस्तेमाल करता। यहाँ पर किराए में झगड़े शुरू हो गए कराची में। सगे भाई आपस में लड़ रहे हैं कि तुम पंखा ज्यादा चलाते हो, तुम एसी ज्यादा चलाते हो, तुम्हारे यहाँ 1 फ्रिज है, मेरे यहाँ 2 फ्रिज है, तुम्हारे यहाँ 1 टीवी है। यानी ये हाल हो चुका है कि घरों में प्रॉब्लम्स आ गई हैं। और खास तौर पे ये फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी ये इतना बड़ा मॉन्स्टर है। यानी दुनिया में कहीं होता है कि आप कोई प्रोडक्ट ज्यादा खरीद रहे हो तो वो उसके रेट और ज्यादा हो रहे हैं। लोग तो कंपटीशन में प्रोडक्ट में रेट कम करते हैं। आप कुछ भी ले लें, साबुन ले लें, टूथपेस्ट ले लें, कोई ग्रोसरी आइटम ले लें, टैरिफ कम होते हैं। आप यहाँ 200 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये यूनिट है, 400 करेंगे तो और बढ़ जाएगा, 600 करेंगे तो और बढ़ जाएगा। और फिर ब्लैकमेलिंग पूरे पाकिस्तान में ये जो पावर प्रोड्यूसर्स की ये एक तो मल्टीपल टैक्सेस है, 11 किस्म के टैक्सेस हैं भाई। ये किस किस्म का फ्यूल एडजस्टमेंट है? तो ख्वाजा साहब, जब आप ये कहते हैं कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो हमने तो देख लिया कि 16 जमाती इत्तेहाद भी बन जाए तो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हो पा रही होती। हमने तो ये भी देख लिया एक पार्टी की हुकूमत हो तब भी जो है शिकायतें चल रही होती हैं, 2 पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएं तब भी चल रही होती हैं। हमने MQM PP इत्तेहाद भी देखा, हमने MQM नून इत्तेहाद भी देखा, हमने सारी जमातों का इत्तेहाद भी देखा, हमने MQM PTI इत्तेहाद भी हर तरह की पॉलिटिक्स और अलायंसेज हम देख चुके हैं पिछले 20 सालों में। तो इसका मतलब सोल्यूशन तो फिर नहीं है हमारे सियासतदानों के पास। अगर वो ये समझते हैं कि हम सब कलेक्टिव विजडम को इस्तेमाल ही नहीं कर सके, तो फिर तो इसका मतलब ये हमारा बड़ा एब्सोल्यूट फेलियर हो चुका है पूरे सिस्टम का। आदिल भाई, कोई बेवकूफ या कमअकल ही होगा जो आपकी बात से इख्तिलाफ करेगा। मैंने आपसे कह दिया, हर सियासी जमात अपने शेयर के हिसाब से जिम्मेदार है। भाई आप चीखें निकल रही है ना, लोग मर रहे हैं ना, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? मेरे शहर में कत्लेआम हो रहा है तो मैं हूं ना जिम्मेदार, मेरा वज़ीर आला जिम्मेदार है, मेरी पिछली गवर्नमेंट जिम्मेदार है, मेरी प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है। ये केयर टेकर वेयर टेकर ये जो बात करी है मेरी बहन ने, देखिए ये हम दिल को बहला लेते हैं, वोटर को खुश कर देते हैं, हम सेटिस्फाई कर देते हैं, हाँ जी हमारा कसूर नहीं है। अरे भाई सबसे बड़ा कसूर ही उनका है जो हुकूमतों में रहे हैं। अब हम कैसे आवाम से झूठ बोलें? और अभी अब आप इलेक्शन में जाएंगे, आप क्या कहने जाएंगे वहाँ कि आप 65 रुपए या 60 रुपए का यूनिट बिजली का हो गया है और आम आदमी खुदकुशी कर रहा है। इलेक्शन में किसका मैनिफेस्टो चलेगा, किसका एजेंडा चलेगा, किसके नारे चलेंगे? तो मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, बहुत दुखी हूँ, मजम्मत करता हूँ इस बात की। मुझे खुद तकलीफ है, मैं फेस कर रहा हूँ, मेरी फैमिली फेस कर रही है, मेरे एम्प्लॉइज फेस कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का मसला है, इसको तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप अब भी केयर टेकर बने डाले, अब भी बैठकर आउट ऑफ द हाउस एक कंसेंसस करें, अस्करी को भी शामिल करें, पावर प्रोड्यूसर्स को भी शामिल करें और ये मोनोपोली खत्म करें या जान छुड़ाएं हमारी। ठीक है, ये सैफुल्लाह अबड़ो साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ज़रा मुझे ये बताइएगा सर, किसी अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है सड़कों के ऊपर,
उस प्रोटेस्ट में कोई ये नहीं देख रहा अब ये पीटीआई है, ये पीएमएलएन है, ये एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी। अब लोग बाहर निकल रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं पार्टी वाबस्तगी से हटकर भी। मुझे ये बताइएगा, निगरान हुकूमत से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जी ये जुलाई के बिल हैं, चेक कर लें जुलाई में किसकी हुकूमत थी, हमें बताने की जरूरत नहीं है। अभी मैं शर्मिला साहिबा से बात कर रहा था, उन्होंने कहा खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछ लें क्योंकि उनकी वजारत थी, ये होलसोल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कैबिनेट में भी आती है लेकिन असल में तो वजारत इसका जवाब दे, उनको बुला के पूछा जाए। ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मैं तो तस्लीम कर रहा हूँ, दोनों ही तस्लीम कर रहे हैं कि हमसे फेलियर हो गया इस मामले में, लेकिन सोल्यूशन वो कहते हैं हम सब साथ भी बैठ गए, नहीं निकाल सके तो ये कलेक्टिव विजडम हम अपील कर सके। मुझे ये बताइएगा कि आप भी पीडीएम हुकूमत को जिम्मेदार कह रहे हैं, ये इज्तिमाई हमारी शिकस्त नहीं है? क्योंकि सिर्फ पीडीएम ने भी तो 16 महीने में ये हालात नहीं किए ना। वो भी कहते हैं कि आईएमएफ के मुआहदे जो चीज़ें करने की थी वो की नहीं गई। सो आप ये हालात की ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है? सिर्फ 16 महीने में तो नहीं हुआ ना, ये तो वाकई हम सबका इज्तिमाई फेलियर है। मुझसे तो सवाल ही आपने अभी पूछा है, तो मैं तो एक्चुअली देखें, बीइंग एज अ पाकिस्तानी इस वक्त जो हालात हैं, अगर हम पॉलिटिशियन ये कहेंगे, जैसे आज आपने खुद ही बता दिया ना कि जो वज़ीर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि जी पिछली हुकूमत, भाई अभी आप 10 दिन पहले आए हैं ना, तो उसी हुकूमत का हिस्सा ही है। चलिए ऐसी एक्चुअली ये हमें इस जो जिम्मेवारी दूसरों पे डालने से आगे निकलना होगा। ये सब पार्टियों की जिम्मेवारी थी, जिसकी भी हुकूमत जिस टाइम आई उसका काम था कि वो एफर्ट्स उस वक्त लेते तो ये हालात आज नहीं होते। एफर्ट्स कौन से हैं आपने भी देखा है, जो बेसिक इसके मतलब काजेज हैं ना, जब तक आप उस पर नहीं जाते, काजेज सिंपल से हैं अब्बासी साहब। काजेज ये हैं कि जो आपके मुआहदे हैं आईपीपीज़ के, जब तक आप उसको रिन्यू नहीं करते, इस पर आईपीपीज़ को बिठाएं और ये सारी पार्टीज भी मिलके बैठे हैं। अभी हम इस इल्ज़ाम तराशी से बाहर निकलें, बेहतर नहीं, इससे मामले का हल निकलना नहीं है ना, सारी पार्टीज आ जाएं, चाहे किसकी भी हुकूमत थी अब किसकी है, हम सबको बैठना चाहिए। क्योंकि जो आईपीपीज़ के मुआहदे हुए हैं वो मुख्तलिफ टेन्यूर में हुए हैं। 90s में हुए हैं, फिर उसके बाद 2002 में, 2015 में, 93 में। आई एग्री विद यू, मतलब 4-5 हुकूमत सबसे ही हुआ है, सबसे हुआ है, ठीक है ना। हाँ, पीटीआई के टाइम में 2018 से पहले कोई आईपीपी, उसके बाद 18 और 22 में आईपीपी नहीं हुआ, लेकिन नहीं हुआ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात है कि जो पहले भी हुए हैं, तो जो हुकूमत आती है तो उसको ऑन करना चाहिए। अभी हम सब ने बैठना चाहिए, आईपीपीज़ को आमादा करना पड़ेगा सब पार्टीज़ ने, क्योंकि आईपीपीज़ ऐसे नहीं लगे, किसी की जान पहचान थी, कोई बिजनेस लेके आया, उसको यहाँ एक्सेस दी गई, गलत कानून बनाए गए, तो बेसिक रेट जो रेट आपका डॉलर्स में, डॉलर जैसे ऊपर जाएगा रेट आपका बढ़ेगा, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। कैपेसिटी पेमेंट, अभी तो हम सब्सिडी पे बात कर रहे हैं ना, जैसे आपके भी इंट्रो में थी, मैं ट्रेवलिंग पे था, पिछले 4 सालों में मोर देन 5000 बिलियन जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज अ कैपेसिटी पेमेंट दे रही है। आप अंदाज़ा करें जो कमिंग ईयर में, इस फिनंशियल ईयर में 23-24 में जो एक्सपेक्टेड है, या उनकी जो उन्होंने बताई है एस्टिमेटेड, हमारी पावर कमेटी में उन्होंने बताया कि 2100 बिलियन जो है इस साल की है, पहले कभी नहीं हुआ। पहले मतलब मैक्सिमम फिगर 1300 बिलियन है प्रीवियस ईयर की। अगर आप 2100 बिलियन में इस साल जाते हैं ना, तो राउंड अबाउट आप 7000 बिलियन जब देंगे तो ये एक साल का तकरीबन बजट बन जाता है आपका। तो हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये माजी के मुआहदे हुए हैं, इनकी दोस्ती यारी जिसके साथ भी है आईपीपी, वो सब पार्टीज बैठे, उनको कहेंगे यार खुदा के वास्ते पाकिस्तान होगा तो हम सब हैं, फिर बिजनेस भी होगा, हमें सबको बैठना पड़ेगा। इल्जाम आप पावर्स की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें बिजली के महकमों के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ, ये बहरान के खात्मे के लिए उनके पास कोई काबिल अमल प्लान है, कोई सोल्यूशन है, या ये निज़ाम इसी तरह इस पर बोझ डलता जाएगा? वहाँ से भी कुछ आपके पास अपडेट है? और फिर एक और सवाल जो जहनों में उठता है कि जहाँ लॉसेस हैं वहाँ पर ये बर्डन क्यों नहीं शिफ्ट किया जाता, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में या जिन सिटीज़ में या जिन प्रोविंसेस के अंदर मसला है, ये सबको पास ऑन क्यों कर दिया जाता? देखें जी, पहली बात तो यह है कि पावर डिवीजन जो है एक्चुअली जिम्मेवारी पावर डिवीजन की थी डे 1 से, वेरी बिगनिंग पे आप जाए ना, 94 में जब उन्होंने एग्रीमेंट तैयार किए आईपीपीज़ के, क्योंकि पावर डिवीजन का काम था, उन्होंने किए, तो ये उनको उस वक्त ख्याल करना चाहिए था कि हम एग्रीमेंट किस लेवल के बनाएं। उनसे एग्रीमेंट ऐसे उन लोगों ने बनाए, इस वक्त भी, उस वक्त भी उन्होंने ये बनाए कि एग्रीमेंट टोटल जो थे वो आईपीपी जो इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे थे उनके फेवर में थे, और पाकिस्तान की हुकूमत को या गवर्नमेंट को उन्होंने जकड़ दिया उस। तो बेसिकली आप ये कहते हैं इन दो हुकूमतों ने जो पिछली माजी में बड़ी जमातें रही हैं और इत्तेहादी जमातें रही हैं, उनके किए हुए मुआहदे जिसकी सजा भुगत। देखिए ना, बात यह कि मैं फिर भी, शर्मिला साहब आप डाल रही हैं खुर्रम दस्तगीर साहब पे, अबड़ो साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये जिन्होंने मुआहदे, पावर डिवीजन ने जो मुआहदे जिनके दौर में किए हैं वो आज इस नहज तक ले आए। 18 के बाद तो हमने ऐसा कोई मुआहदा किया नहीं, लेकिन आज जो कुछ भी हो गया है अब बैठकर हम इस मसले को हल करें।
सो आप लोग सब बैठने को भी तैयार नहीं है, सियासी इख्तिलाफ भी बामे उरूज पर है, ऐसे डिफरेंसेस हैं जिस तरह पॉलिटिकल एनिमिटी, राइवलरी हो, पॉलिटिकल डिफरेंसेस ना हो। देखिए अब्बासी साहब, ऑफ कोर्स ये इशू तो बड़ा दरीना है, जिस तरह मैंने कहा ना कि एक सर्कुलर डेट का मेजर इशू है, लाइन लॉसेस का इशू है। बतदरीज सक्सेसिव हुकूमतों ने इसके ऊपर कोई ऐसा जामे काम नहीं किया जिससे ये मसला हल होने की जानिब जाए। ये मसला बढ़ता ही चला गया है। बिजली की तरसील के अंदर जो है कमी आती गई है, मतलब कैपेसिटी इन्हांस नहीं हुई है। यहाँ कराची में अगर आपने के इलेक्ट्रिक की निचकारी कर दी जो मुशर्रफ के दौर में हुई है, और उनके मुआहदे के अंदर ये शामिल है कि आपने उसको अल्टरनेट एनर्जी की तरफ लेके जाना है और आपने अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देनी है और चीप इलेक्ट्रिसिटी देनी है। उन्होंने आज तक ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की, उन्होंने कोई अल्टरनेट एनर्जी की तरफ काम नहीं किया। आज भी 27% शेयर जो हैं फेडरल गवर्नमेंट के हैं, फेडरल गवर्नमेंट पूछती नहीं है उनको, यहाँ वो बिजली दें ना दें, महंगी दें, नोबडी बॉदर्स टू आस्क। सो ये क्योंकि आपने मुझसे एक सवाल किया कि आप पीडीएम की गवर्नमेंट में थे, तो मैंने कहा कि येस द राइट पर्सन टू आस्क अबाउट दिस इज़ द कंसर्न मिनिस्टर। लेकिन ऑफ कोर्स ये बहुत दरीना मसला है जो मैंने शुरुआत में कहा, सर्कुलर डेट का शो बढ़ता ही चला जा रहा है। आप एक दफ़ा उसको ख़त्म करते हैं, वो दोबारा उससे बढ़ के एक डीमन बन के सामने आ जाता है। सो बात ये है कि नहीं, देखिए इसमें तो एक इशू ये है ना, आप जब ये कह रही हैं कि जो क्या मुआहदा क्या नहीं है उसको रिविजिट करें, सब साथ बैठें। मगर कब बैठेंगे, का मसला है ना, कब बैठेंगे? 20 साल से तो नहीं बैठे ना, अवाम की चीखें निकल गई, अवाम सड़कों पर अवाम इकट्ठे हो गए कि बगैर पार्टी वाबस्तगी के हम सड़कों पर इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अब कौन बिठाएगा? ये भी फिर कोई बाहर से आके बिठाएगा? वो आके तो फिर सबको ही बिठा देते हैं। अगर वो आ गए तो जिनको आप बिठाने का कह रही हैं, कौन बिठाएगा? कौन बैठेगा? बैठने के लिए तैयार हैं, हम तो बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, देखिए मुझे ये बताइए, जब आप लोग ये कहते हैं, वो तो बड़ी बातें करते थे ना। मैं जरा चले मुकम्मल कर लें आप, फिर उसके बाद मैं सवाल रखता हूँ आपके सामने। जी देखिए ना, PMLN ने नहीं बिठाया, उसके बाद इमरान खान साहब आए, उन्होंने तो बड़ी बड़ी बातें की थी कि 90 दिन के अंदर मैं करप्शन का खात्मा कर दूंगा, मैं इस माफिया को पकड़ूंगा, मैं उस माफिया को पकड़ूंगा। राइट और लेफ्ट पे तो माफिया ही बैठे हुए थे। चीनी ख़त्म हो गई, माफिया ले गई, माफिया को नहीं पकड़ा। पेट्रोल ख़त्म हो गया, माफिया को नहीं पकड़ा। तमाम चीज़, बात ये है कि यूं ही बिठा लेते जो इंसाफ के तकाजे पूरे करने। अच्छा ठीक है, आप ये कह रही हैं अगर हम दो नहीं बैठ सके या बिठा सके या मसले का हल निकाल सके तो इन्हें निकाल लेना चाहिए था। अबड़ो साहब बड़ी बेचैनी से आपको जवाब देना चाह रहे हैं। पकड़ लेते, कल्प्रिट को पकड़ लेते। ठीक है, सर ब्रीफ कमेंट कीजिएगा, मैंने ख्वाजा साहब की तरफ जाना है। वो कहते हैं अगर आप ही पकड़ लेते ना, इतने इंसाफ के तराजू आप ठीक कर लेते अगर हमने गलत किया हुआ था तो। देखिए जी, बात ये है अगर मैं तो किसी पे क्रिटिसाइज़ किया नहीं, मैंने तो सब पार्टीज़ के लिए कहा ना। देखिए यही पाकिस्तान का मैं, जब तक हम ऑन नहीं करेंगे ना अपनी कोताहियों को, तो मसले के हल की तरफ कहाँ जाएंगे। अभी देखिए पावर डिवीजन का जो किरदार है, मैं हर हुकूमत को कह रहा हूँ, इवन हमारी गवर्नमेंट के जो 3 साल 8 महीने थे, तो उसी में उनको किरदार अदा करना चाहिए था। मैं उससे इनकार नहीं करता ना। तो बात यह है कि जो पावर डिवीजन वो तो किसी का कहा ही नहीं मानता है। जो पावर के मिनिस्टर बनते हैं, इवन हमारे गवर्नमेंट में थे, इस गवर्नमेंट में या प्रीवियस जो भी 4-5 गवर्नमेंट, वो तो खेलते हैं ब्यूरोक्रेसी के हाथों में, उनको पता ही नहीं होता कुछ के काम कैसे किया जाए। मैं पावर कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ। आपको ताज्जुब होगा कि इवन हमारी हुकूमत थी, उस वक्त का मिनिस्टर हमारी हुकूमत का था, तो वो नहीं आता था स्टैंडिंग कमेटीज़ में, क्योंकि हम तो ओवरसाइट के लिए बैठे हैं ना, हम उनको तजावीज़ देते हैं। यानी उमर अयूब साहब, खुरम दस्तगीर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, ये सारे अपने दौर में सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के हाथ में होते थे। हाँ एग्जैक्टली, इन्हें पता ही नहीं होता कुछ क्या। मीटिंग्स में नहीं आते। अगर इनको पता होता तो इनको आज पाकिस्तान का आवाम ऐसे थोड़ी ये बिजली के बिल क्यों बढ़े हैं। इनका काम था ना कि पॉलिसीज बनाए, इनको जैसे ब्यूरोक्रेसी कहती आगे साइन कर देते। ऐसे क्यों? ये जो माजी में गलत हुआ है, आपने पहले मुझसे पूछा ना इसका हल क्या है। आप यकीन करें, कल जब वहाँ बैठे थे हमारी कमेटी में, परसों ना 28 तारीख को, तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा आखिर बताएं कि वजह क्या है बढ़ने की। उन्होंने कहा जो मैंने आपको पहले ब्रीफ किया उसको उन्होंने एडमिट किया। उन्होंने कहा जी 70% जो प्राइस पे इम्पैक्ट है वो डॉलर के एक्सचेंज रेट का है, 10% जो है वो बैंक के कायबोर का है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा। तो ये एग्रीमेंट किए किसने? उन लोगों को कहना चाहिए था, मेन चीज ही वो ये। उसके अलावा ये बताएं, ये मुझे बताएं कि एक तो शर्मिला साहिबा ने भी कहा ये मुशर्रफ दौर के अंदर के इलेक्ट्रिक का हवाला दे दिया। अबलो साहब भी कह रहे हैं हम तो ठीक है बात अपने दौर में बुलाते थे, ये वजीर इतने तगड़े होते हैं कि इनसे हम नहीं पूछ सकते, और इनके पीछे ब्यूरोक्रेसी इतनी तगड़ी होती है जो इनको नहीं कुछ बताती कि क्या करना है, और ये मुआहदों पे चल रहे होते हैं। इन इत्तेहादी हुकूमतों का क्या फ़ायदा होता है
कि जहां पर वाकई हम हर कैबिनेट में सुनते हैं कि 4-6 वजीर इतने तगड़े होते हैं, वो किसी की भी नहीं सुनते। फिर आप क्या समझते हैं, आप जाहिर है इसका सोल्यूशन भी बताएं, सोल्यूशन क्या होना चाहिए? और दूसरी बात यह है कि सूबाई हुकूमतें जब अगर सक्खर में रिकवरी नहीं है, हैदराबाद में रिकवरी नहीं है, कोहाट में नहीं है, मिसाल के तौर पे बन्नू में नहीं है, किसी और जगहों पे नहीं है, तो फिर क्या प्रोविंसेस की जिम्मेदारी नहीं है कि वो वफाक के साथ ताउन करें और उनकी रिकवरी ईजी करवाएं? उल्टा धमकियां दी जाती हैं कि जी अगर आपने हमारे सूबे के अंदर ये किया, कोई खास एक्शन लिया तो हम आपके ऊपर जो है वो चढ़ दौड़ेंगे। ये अगर वरना फिर कटौतियां हो सूबों से, अगर वो जिम्मेदारी भी नहीं लेते, सोल्यूशन क्या है आपके नजदीक? देखिए, पहली चीज तो ये कि मैं बताऊं आपको, बैठने की बात हुई, ये जो कौमी असेंबली है ये बैठक ही तो थी, यहाँ सब लोग एक जगह बैठे, तो ये जो सेनेट है ये बैठक ही तो है। ठीक बात है। ये तमाम सेनेटर एक जगह बैठे हैं ना। अब कहाँ बैठना है हमने? अब क्या किसी चाय के होटल पे या पथारे पे जाके बैठेंगे या सड़क पे बैठ के मुज़ाकरात करने? हमारे पास कौमी असेंबली थी, हमारे पास कैबिनेट था। देखिए, मैं बिल्कुल दिलजना हूँ और मुझे पता है कि अवाम इस वक्त अगर कोई भी ऐसी बात करे ना, हम अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो को बचाने के लिए थी, हम अपना नुकसान खुद करेंगे। तो जो जगहें बैठने की थी वहां तो 5-5 साल हम तफरी, अयाशी, प्रिविलेज, पर्क्स लेते रहे। वहां पर किसी ने पॉलिसी नहीं बनाई, किसी ने करारदाद पेश नहीं की। एहतजाज होते रहे, हमने भी किए होंगे और जमातों ने भी किए हैं एहतजाज। एहतजाज से क्या होता है कि कोई या स्टैंडिंग कमेटी के अगड़ो साहब है, खुद फरमा रहे हैं कि जनाब हमारी कमेटी जो है बैठी रहती है गुफ्तन, निशिस्तन, बर्खास्तन, और लाखों रुपए के एक कमेटी के अखराजात होते हैं, करोड़ों रुपए के एक सेशन के अखराजात होते हैं। तो मसला सारा ये है कि आप लोग, हमारी जो पॉलिसी है पेट्रोल की, अब पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है तो जो टैरिफ है वो पे कर रहे हैं। अगर आपका बिल आदिल 30,000 रुपए का बिजली का, तो आप पे कर रहे हैं 48,000। 18,000 रुपए आप उसमें भत्ता दे रहे हैं। पूरी दुनिया में भत्ता नहीं होता। अगर आप पेट्रोल ले रहे हैं 300 रुपए का, तो उसमें आप 26%, 28% गवर्नमेंट लेवी पे कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आप सर्कुलर डेट में भी हैं, IMF में भी हैं, और फिर ये दो चीजें ऐसी हैं, ये महंगी हो जाएं तो समझ लें कफन भी महंगा हो जाता है, ये महंगी हो जाए तो कब्र भी महंगी हो जाती है, ये महंगी हो जाए तो बच्चे का दुनिया में आना भी महंगा हो जाता है। इन्हीं चीजों से तो इंसान की सांस बंधी हुई है। और हल इसका क्या है? देखिए, हल इसका फिर यही है, अभी तो पार्लियामेंट आ जाएगी, सारी जमातें अपने अपने कायदीन से जाकर तमाम लोग ये बात करें, ये हम अपने लीडरों की चमचागिरी करना छोड़ें। अब जैसे शर्मिला बहन ने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ 1990 में पावर और वाटर एंड पावर के वजीर थे जनाब फारूक अहमद खान लगारी साहब। उनको प्राइम मिनिस्टर से बाई फोर्स कंसल्टेंट अपॉइंट करने के कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन में एक नाम आया हुआ था। इस बात पे उनकी वजारत चलेगी कि उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर की वो एडवाइस नहीं मानी। ये तल्ख हकीकतें हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपनी लीडरशिप को समझाएं कि भाई ये सब चीजें हैं, ये वजारतें हमारे तब काम की हैं। लेकिन ये मुझे बताएं ना कि जब आप ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में वापस जाएं और अब ये बात करें, तो लोग तो ये सवाल उठाते हैं ना कि आप लोग पिछली कई दिहाइयों से सारे पार्लियामेंट जा रहे हैं, जब आप लोगों ने अब तक नहीं किया तो अब आगे कैसे करेंगे? क्योंकि आपने वही डॉलर में प्राइस पे करनी है, कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है, फ्यूल प्राइसेस अप होनी है, वही आपने डॉलर के अंदर सारा कुछ परचेज करना है। तो आपके इश्यूज वहीं खड़े हुए हैं। अगर हम ये समझें कि हम कल सुबह एक असेंबली आएगी और वहां बैठ के ये मसले को हम हल करेंगे, तो फिर टू लेट आएगा। शर्मिला साहबा, जी आदिल तरीके होते हैं। पूरी दुनिया में आपको इंटरमीडिएट तक फ्री एजुकेशन मिलती है, आप क्या मिलती है? वो अगर महंगाई से पिस रहे हैं तो उनके पास एक वेलफेयर सिस्टम भी पैरेलल चल रहा है। पूरी दुनिया में उनकी हेल्थ फैसिलिटी ऐसी है, मैं खुद पूरी 3-4 ममालिक में देखते रहा हूँ। हमारे यहाँ तो आपके पास सिर्फ जिना और सिविल है, जहां पर तोबा करे कोई मरने वाला ही जाता है, वरना प्राइवेट अस्पतालों के। तो पूरी दुनिया में आपके पास स्पोर्ट्स फैसिलिटी, रिक्रिएशन फैसिलिटी है, आपके पास हेल्थ है, एजुकेशन है, स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, ओल्ड जो सिटीजन है उनकी फैसिलिटी है, जो बहुत सारी फैसिलिटी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? हम टैक्स भी दें, भत्ते भी दें, और उसके बाद इलाज कराएं प्राइवेट अस्पताल से, बच्चों को पढ़ाएं प्राइवेट स्कूल में, और उसके बाद जो है ना वो ये टैक्सों का बोझ भी भुगतें। और अब सर तो यही तो इशू है ना, अब आवाम को तो ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना। ये तमाम बातें अब उनके सर से ऊपर हो चुकी हैं। 25,000 मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई, मेरे समझ नहीं। ये सबके साथ हो रहा है।
ये सबके साथ हो रहा है, ये सबके बजट आउट हुए हुए हैं, सबको ये मुश्किल है, हर किसी को अपनी हैसियत के मुताबिक इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। अब इशू ये है कि हम कहते हैं कि एक इलेक्शन और दे दो हमें और एक असेंबली और दे दो। कॉन्स्टिट्यूशनली तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन अवाम को आप खुद कह रहे हैं कि हम वोट मांगने जाएंगे किस बात पे, वो आपको असेंबली में भेजेंगे किस बात पे? को दो चीजें तो होंगी जिसपे वो कहेंगे आपको असेंबली दोबारा भेज देते हैं, आप ये लेजिस्लेशन कर लीजिएगा जाके। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? आई टोटली एग्री, मैं यही तो कह रहा हूं हम सब। मैं जरा ख्वाजा भाई, इजहार भाई, मैं आपके सामने एक और चीज रख दूं, मैं शर्मिला साहब ब्रेक के बाद आपसे जवाब लूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के नुकसानात हैं 5 अरब रुपए के। पेशावर इलेक्ट्रिक का 154 अरब है, हैदराबाद इलेक्ट्रिक 45 अरब है, सखर इलेक्ट्रिक में 44 अरब और कोयटा में 46 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। अब बार बार जो मैं बात प्रोग्राम के आगाज से कर रहा हूँ, सूबे भी तो जिम्मेदारी लें कि अगर वफाक को हर्डल आती है तो वो क्या ताउन करते हैं रिकवरीज करवाने में, या तो फिर इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जिनके अंदर बिजली के ये लॉसेस आते हैं इन्हीं के ऊपर जो है वो बर्डन डाला जाए ना, बजाय इसके कि या उनकी बिजलियां काटी जाएं, बजाय इसके कि पूरा पाकिस्तान 11 किस्म के नए नए टैक्स देके जो है वो अपना गुजारा करता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा मसले पे भी बात करेंगे। वैसे मेरी जाती राय है चीनी तो वैसे ही पाकिस्तानियों को खाना छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इंतहाई महंगी भी है और इंतहाई नुकसानदेह भी है, लेकिन कौम भी हमारी माशाल्लाह महंगी तरीन चीनी भी लेके खा रही है, इसका तो बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन चीनी की कीमतें वही पुरानी कहानी, कभी इंपोर्ट कभी एक्सपोर्ट, और इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के चक्कर में कितना माल कमाया जाता है और कैसे आवाम को ख्वार किया जाता है, इस पे ब्रेक के बाद बात होगी। वेलकम बैक। गुज़िश्ता एक साल में चीनी की कीमत में 100% इजाफा हुआ है। उसकी वही पुरानी वजह है कि पहले चीनी एक्सपोर्ट की जाती है, फिर शॉर्टेज हो जाती है, उसके बाद महंगी जो इंपोर्टेड चीनी है वो मंगवाई जाती है, महंगाई उससे ज़ाहिर है आपको नज़र आती है। गुज़िश्ता दिसंबर में हुकूमत ने एक्सपोर्ट पर पाबंदी ख़त्म की, जिसके बाद 2.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट हुई और सरमायाकारों ने $10.5 करोड़ कमाए। इस दौरान 7 लाख टन चीनी अफगानिस्तान स्मगल हुई, जिससे मकामी मार्केट में चीनी की कीमत में 90 रुपये से बढ़कर 180 रुपये तक जो है वो पहुंच गई थी। अब निगरान हुकूमत ने एक्सपोर्ट पर तो पाबंदी लगा दी है और टीसीपी ब्राज़ील से 1 लाख टन चीनी मंगवाने का इरादा रखती है, जिसकी कीमत 220 रुपये फ़ी किलो तक होगी। गुज़िश्ता 5 सालों से यही कहानी दोहराई जा रही है, ना हुकूमती इदारों की रविश बदली और ना ही चीनी माफियाज बाज आए। नया सीज़न आने तक इस बहरान से सैकड़ों अरब आवाम की जेब से जो है वो निकाल लिए जाते हैं। मैंने जिस तरह ब्रेक से पहले भी कहा, अब तो ये कैंपेन चलनी चाहिए कि चीनी खानी छोड़ देनी चाहिए, ताकि हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं इसके अंदर बहुत सारे, और जो आपकी जेबों पर डाके डाल के पैसे निकाले जाते हैं वो मसला भी है। अबड़ो साहब मुझे ये बताइएगा कि चीनी कमीशन जो है बनते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, माफियाज के खिलाफ कुछ नहीं होता। हर जमात के अंदर शुगर माफिया के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। ये कहीं रुकेगा सिलसिला? क्योंकि हम ये कहानियां तो सुनते रहे, रिपोर्ट बन गई, एक्शन हो गया, क्या एक्शन हुआ? थोड़े बहुत छापे पड़े, 2-4 को सीधा किया, उसके बाद दोबारा वो काम शुरू हो जाता, फिर चीनी शॉर्ट हो गई है। सो क्या सोल्यूशन है इसका आपके नज़दीक? बस साहब यहाँ तो देखें, हर डिपार्टमेंट में सिर्फ आप चीनी को क्यों लेते हैं, आप बिजली पे पहले हम डिस्कस कर रहे थे ना, अगर बिजली पे जाएँ, IPPs पे जाएँ, तो हर पार्टी में उन जो ये तबका है उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं। यहाँ तो देखिए ना, बहुत आसानी है किसी और के ऊपर जो जिम्मेदारी डालना ना, तो ये चीज़ें जब तक गवर्नमेंट लेवल पे इसकी प्रॉपर पॉलिसी नहीं आएगी। पाकिस्तान में क्या होता है, वो जी चीनी की फसल जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हमने जी एक्सपोर्ट कर दी, फिर आपने देखा जी शार्टेज हो गई, जब चीनी यहाँ महंगी हो जाती है शार्टेज हो गई, अभी जी चीनी मंगवाओ। यही हालत आपकी वीट की है, यही हालत आपकी यूरिया की है, फर्टिलाइजर की है। तो ये जो चीनी के शुगर इंडस्ट्री के लोग पार्टियों में सेनेटर, वजीर, MNA बन के बैठे हैं, ये कैसे लेजिस्लेशन करेंगे? ये तो लेजिस्लेशन नहीं करेंगे, नहीं, वो ना तो करने देंगे, वो तो अपने फायदे के लिए देखते हैं, सिंपल सी चीज़ है। और लेकिन एक चीज़ मैं ये ख्वाजा साहब को बताऊँ, ख्वाजा साहब दोस्त है, लेकिन मैं एक चीज़ आपके शो में ना ये क्लियरिफिकेशन दूँ। उन्होंने कहा कि जो मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ, हम नॉर्मली मीटिंग बनाते, हुआ क्या? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ इस वक्त अपने कौम को कि जितना काम इस सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने हमने 2 साल में किया है, मैं चैलेंज करता हूँ आप हमारे कमेटी के मिनट्स आप मीटिंग उठा के देखें, माजी में किसी कमेटी ने इतना काम नहीं किया होगा। मैं उसका रिजल्ट आपको बताऊँ। पहले किसी पाकिस्तानी को ये पता था कि ये जो IPPs हैं आपके 75, इसके ओनर जो हैं, जिसकी बेसिस पे ये फॉरेन
इन्वेस्टमेंट कहला के और इस कहा कि जो फॉरेनर जो हैं इसके ओनर्स हैं, तो तब भी तो इन्होंने डॉलर में एग्रीमेंट किए। मैं आपको बताऊँ हमारी कमेटी है जिसने इनको एक्सपोज किया कि 95% आपके आईपीपीज की जो ओनरशिप है वो चेंज हो गई थी आफ्टर इंस्टॉलेशन। बट ख्वाजा साहब जो बात करें गालिबन उनका इशारा ये है कि जिसको हम कहते हैं ना बैठक हो, उसी को तो पार्लियामान कहते हैं ना, जिसको आप सेनेट कहते हैं, ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी। यहाँ पर लोग गपशप के लिए तो नहीं बैठते ना, उन्होंने वहीं बैठ के सोल्यूशंस निकालने। ये पॉइंट वैसे पर्टिनेंट है इन अ वे के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की मीटिंग नहीं बल्कि पार्लियामेंट की मीटिंग ही सॉल्यूशन देगी आपको। मैं वही बताता हूँ ना। जी। देखिए ना, कल जब हमने किसी ने इनको एडवाइस नहीं किया इस वक्त क्या जाना चाहिए। उसूलन जब तक आप आईपीपीज को बिठा के वॉलंटियरली आईपीपी से आप नहीं, मैं आपको हल बताता हूँ, हो सकता है जब तक आईपीपीज नहीं बैठते वॉलंटियरली अपनी कैपेसिटी पेमेंट वो डिले नहीं करते, आपसे नेगोशिएट नहीं करते, रेट वो डॉलर का चेंज करके बेशक इस वक्त न करें, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट से आप हाथ उठा लें तो आपकी जो कीमत है आधी बन जाएगी। राइट। तो अच्छा, बाकी देखें ना 1988 से सब लोग हुकूमत में आए हैं और माशाल्लाह एमक्यूएम तो देखें हर जो भी पार्टी आई उसके साथ हुकूमत में, उनको तो शिकायत ही नहीं करनी चाहिए। ख्वाजा साहब आपको बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। आप 88 से लेके कोई पार्टी आपने नहीं छोड़ी। एक तो ये अबड़ो साहब आपको कह रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हुक्मरान तबका जो है ये अवाम को इतना ये समझता है कि उसको नहीं समझ के अब आवाम को सब समझ आ चुकी है कि ये चीनी का क्या मामला होता है, ये आटे का क्या मामला होता है, ये जो वारदातें होती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिर सारा गैप, ये हर सियासी हुकूमत अपनी स्पेस श्रिंक कर चुकी है। आप मानते हैं इस बात को कि ये अब आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया सकता, ये शॉर्ट हो गई, ये एक्सपोर्ट कर दो, ये सारी चीज़ों से? देखिए आदिल भाई, आपने बात की, पहले तो मैं जवाब दे दूं। बिल्कुल, हम गवर्नमेंट में जाते हैं और गवर्नमेंट से बाहर भी आते हैं और हमारे घर में ऑपरेशन भी होते हैं, और इसी तरह हम हुकूमतों में जाते हैं, हुकूमतों से बाहर आते हैं, हुकूमतें गिराने का भी इल्ज़ाम हम पर होता है। हमारा तो मसला ये है ना कि हमारा तो ताल्लुक ना हम बड़ेरे हैं, ना हमारी शुगर मिल है, ना हमारी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ना हमारी कोई राइस मिल है, ना हमारे कोई महल है। तो मसला ये कि हमने तो रहना उसी जगह है ना। तो जाहिर है जब आवाम हमें भेज देती है तो हम चले जाते हैं। जब हमें पता लग जाता है कि नहीं जनाब अब केयर टेकर गवर्नमेंट है। केयर टेकर गवर्नमेंट से पहले आप खुद बताएं ना कितनी बार हमने पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर हम कई बार बाहर आने के लिए हमने सरतोड़ कोशिश की। बजट से पहले हमारा जो किरदार है वो हमदा कर रहे हैं, लेकिन हम बेकसूर नहीं है। अबड़ो साहब, बेकसूर कोई नहीं है। यानी अगर 2 वजारतों वाला कसूरवार है तो वजीर आजम उससे बड़ा कसूरवार है। पिछला वजीर आजम भी कसूरवार है। आप जो फरमा रहे देखें आदिल, ये मसला आईपीपीज का नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर का मसला है, ये पावर डिवीजन का मसला है, ये फाइनेंस का मसला है, ये पूरे पार्लियामान का मसला है। मैंने आपको बताया पॉलिसी लेवल पे हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल, अब ये जो आप बता रहे हैं कि वहाँ इतना लॉस है, इतना लॉस है, इतना लॉस है, ये तो जाहिर है जब पॉलिसी बनेगी तो फिर उसके अंदर आप उसको एडजस्ट करेंगे ना अपनी खामियों को। आपके पॉलिसी नहीं है, पावर पॉलिसी नहीं है, फूड सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है। अब आप ये बता रहे हैं, बड़ी अच्छी बात की आपने। और भाई ये जब सारे राइस मिल, शुगर मिल, वडेरे, जागीरदार असेंबलियों में बैठे हुए, मजदूर की नुमाइंदगी जो है ना वो इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहा है, किसान की नुमाइंदगी वडेरा कर रहा है, जागीरदार कर रहा है, तो उस असेंबली के अंदर कानून तो वही बनेगा ना जो उनके फायदे के लिए। अब ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी अब बता रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो कपास है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन कपास है। आज सिवाय जीन्स के हम कोई कपड़ा नहीं बना सकते, सारा धागा बाहर से लेते हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ जो गंदम है, चीनी है, वो दुनिया की बेहतरीन है क्वालिटी की, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम दुनिया से लाखों टन इंपोर्ट कर रहे हैं। हम तो ये बचपन से किताबों में पढ़ते हैं। ये बात एक लिहाज से ठीक भी है ना कि जो अच्छी वाली है वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और जो बेकार वाली है वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। एक लिहाज से ये बात सच्ची भी साबित हुई ना, जो अच्छी वाली है वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और जो बुरी वाली है वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आप जो देख रहे हैं वो जो दरमियानी वाली है, बाहर वाली है। 2011 में आदिल 2011 में मैंने एक सवाल उठा लिया था सुबाई में। आपको पता है चीनी प्लेज हुई थी बैंकों में, प्लेज हुई थी 55 रुपए या 50 रुपए पे प्लेज हुई थी। फिर उसके बाद 65 रुपए में मार्केट में बेची गई है, बैंकों का कर्जा उतारा गया और प्रॉफिट लिया गया। ये तो इतने बड़े बड़े क्राइम यहाँ पे। शर्मिला साहबा वो कह रहे हैं अगर इंडस्ट्रियलिस्ट वडेरे किसान की बात करेंगे या आम आदमी की बात करेंगे तो क्या कानून साजी करेंगे और किसके हक में करेंगे? वो तो अपने हक में ही करेंगे जो कुछ भी करेंगे। और अब आवाम भी जो है वो इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि हमने सबको ट्राई करके देख लिया, वोट दे के देख लिया,
लेकिन सोल्यूशन हमारा किसी के पास भी नहीं है। अब्बासी साहब, ये तासुर देना और ये तासुर रखना कि तमाम वडेरे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो बुरे हैं और दे आर ब्लैकमेलर्स या जो भी, या वो अपने मफाद के सोचते हैं, गलत है। इस मुल्क में अगर कुछ अच्छाई आई है, कुछ अच्छे लेजिस्लेशंस आए हैं, कुछ रिफॉर्म्स आए हैं, तो वो सियासतदानी लेकर आए हैं, कोई और बाहर से कोई नहीं लेकर आया है। सो पहली बात तो ये कि मैं इसको आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद दिस। हाँ, अच्छे बुरे लोग हर इदारे में होते हैं, हर जगह होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि असम्बलियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ वडेरे और जागीरदार इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बैठे हुए, आम लोग भी बैठे हुए हैं, माइनॉरिटीज़ भी बैठे हुए हैं, ख़वातीन भी बैठी हुई हैं, और वो लोग भी बैठे हुए हैं जो ग्रास रूट लेवल से उठ के आए हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर वो आवाज़ उठाएं, वो लेजिस्लेशन लेकर आएँ, वाई नॉट, क्यों नहीं हो सकती? और लेजिस्लेशन की क्या बात है, ये आप कितनी लेजिस्लेशन कर लेंगे, आप कितनी कानून साजी बना लें, आप कवानीन पे कवानीन बनाते रहें, लेकिन अगर उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो वो तो रद्दी की टोकरी में जाने के बराबर है ना। बात ये है कि यहाँ पर तो आपका अपना कॉन्शियंस आ जाता है। बहुत सारे इशूज़ हैं, हर कोई जानता है कि कौन माफिया है, कौन नहीं है। पानी का माफिया कौन है? क्या होता है पानी? पानी नलकों में आता नहीं है, टैंकर्स में मिलता है। ये क्या चीज़ें हैं? एवरीबडी नोज इट। कौन है जो हाथ डालता है आके? कौन आके हाथ डालता है इनके ऊपर? कौन से दौर के अंदर, चाहे वो आमिराना दौर हो, चाहे वो जमहूरी दौर हो, कौन से दौर में आके ये माफियाज पकड़े गए हैं? मुझे ये तो बता दें। अब मसला ये है कि देखिए, सुना है कि चीनी माफिया को पकड़ लिया, मसला ये है कि सियासतदान के माफिया या पेट्रोल के माफिया को पकड़ लिया। सही है, आप जो इशारा दे रही हैं, लेकिन बुराई तो हमेशा सियासतदानों पे आती है कि जी वो बुरे हैं, वो कुछ नहीं करते। नहीं, मैं कोई तो जो असल जिम्मेदार है, मैं तो ये सवाल रख रही हूँ। ख्वाजा साहब मेरे कोलीग हैं, मेरे भाई हैं, अबड़ो साहब भी माशाल्लाह पार्लियामान के अंदर बैठे थे, तो मुझे ये बताइए किसी एक ने जाके नाम लिया वहाँ पर कि माफिया कौन है? ओके, टुवर्ड्स द वेरी एंड वो कहते हैं आपने असल माफिया का नाम लिया। दुनिया भर में जब पेट्रोल की कीमतें कम हुई, वो कह रहे हैं मैं ले रहा हूँ असल माफिया का नाम, वो पेट्रोल गायब हो गया। देखें जी, पेट्रोल वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम क्विकली। पहली तो बात है, मैंने बार ये कहा है कि हमें इल्जाम तराशी से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन अगर माफिया का इतना शौक है, मैं भी ले लेता हूँ ना। आपको पता है कि चीनी की कीमतें कैसे बढ़ी थी? 2008 में आप जाएं, उस वक्त चीनी की कीमत थी 36 रुपए। अभी आप इंटरनेट पे जाएं, किसी भी जो बड़े बड़े शॉप्स हैं उनसे पूछ लें, अचानक ओवरनाइट जो है चीनी की कीमत पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा बढ़ी थी 2008 में। 35-36 रुपए से वो 82 पे पहुंची थी। वो टाइम किसका था? हमने क्या किया? 2008 में किसकी शुगर मिली थी? तो माफिया का नाम आपके सामने आ गया। 2008 में वो कौन सी फिगर कह रही है? चीनी के अलावा और माफिया की बात कर। मैं ये बताता हूँ, मैं तो चीनी की माफिया की पहले आपको बात बताऊं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा। जिससे पूछो इस मुल्क में ये तबाही क्यों हो रही है, वो कहता है मुझसे नहीं, उससे पूछो, उसने मैं वो नहीं कह रहा। मैं आपको, आपने मुझसे नाम पूछा और मुझे इज्जत है जो शर्मिला की। वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। शर्मिला साहब उन्होंने कहा है कि चीनी 2008 से लेके अगर 12 तक महंगी हुई तो चीनी माफिया कौन है, खुद तहकीकात कर लें कि इनके पास चीनी का कंट्रोल था। वो हर जमात के अंदर ही 18 तक नहीं हुई, 18 से 23 तक नहीं हुई। हाँ नहीं, हर दौर में हुई है। मैं तो ये बात कह रहा हूँ, हर दौर में हुई है। हो गई। अच्छा, जिसका शुगर माफिया के बारे में बस यही शेर कहा जा सकता है, हर दौर में रहा है। हुआ दुनिया भर में, तो हर शुगर माफिया के बारे में ये कहा जा सकता है हर दौर में रहा है, पार्लियामेंट के दरमियान। मैं माजूद चाहता हूँ, थैंक यू सो मच। मसला ये है कि अवाम की चीखें निकल गई हैं, अब बहानों से या इल्ज़ामात से काम नहीं चलेगा। अवाम एहतजाज कर रहे हैं, आपको सोल्यूशन के लिए संजीदगी से बैठकर रास्ता निकालना होगा। अपनी अपनी सियासत बचाने के बजाय हकीकी मायनों में रियासत बचाने के लिए काम करना होगा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। आप तीनों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।